मेवात की हिस्ट्री की अगर बात करी जाए 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, थोड़ा सा बैक डेट में जाकर पढ़ा जाए तो उस टाइम में किस तरह के थे? लोगों ने काम करा लिए हों, पैसे नहीं दिए हों, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े नेता ने क्या हो कि आपकी पेमेंट? लगभग सभी ने किया। भाई नाम दे दो नाम दे दो ना, इलेक्शन आने वाले हैं आपको। अच्छा, मैं एक नेता के नाम लूंगा। हसन का मेवाती की पेंटिंग सब पे कंट्रोवर्सी होती है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि तू तो हवा में गोले मार रहा है। कोई कहते हैं कि हसन का मेवाती का फेस ऐसा है ही नहीं। कोई कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल पिक है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मेवात में किसी भी कोई भी चाहे कोई भी हो, मैं किसी के मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जो फैक्ट पे जो बात है ना, क्योंकि भाई किसी के पास हसन का मेवाती एक्चुअल पिक है नहीं। क्या कोई कितना ही दावा कर ले वो कि भाई मैंने, अगर उसके पास है तो वो उस चीज़ को साबित करके दिखा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हमारी मुलाकात हुई है जुबैर भाई से। जुबैर भाई पेंटर हैं और मेवात ही नहीं, देश भर में और विदेशों तक भी अपनी पेंटिंग्स भेज चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे पास। तो जुबैर भाई अपने बारे में बताइए कि ये पेंटिंग्स करने का जो शौक है वो कब से था? ये जो जर्नी है मेरी आर्ट फील्ड की, ये देखा जाए तो बचपन से स्टार्ट हो गई थी। बचपन मतलब जब से हमने एक होश संभाला ना, स्कूल टाइम से ही, और ये अब तक चल रही है। मतलब रेगुलर हम इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी जर्नी भी स्कूल से ही है, इसी तरह से कंपटीशन में जाना, पार्टिसिपेट करना, या फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी अवार्ड मिलते हैं उन्हें जीतना, और उस तरीके से खुद को एक साबित करना है। किसने बताया कि आपको क्या जो आपका पेंटिंग्स बनाने का शौक है ये आपको इतने आगे तक ले जा सकता है? कि मेवात में ये चीज़ें कभी सिखाई नहीं जाती। हाँ, और दूसरा कोई स्पेशल कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता कि भाई हम बच्चों को दें। तो मैं अकेला मेवात का हूँ। मेवात शायद ही मेवात का मैं उस टाइम 2014, 15, 16 के आसपास मैं अकेला स्टूडेंट था जो इस फील्ड में मतलब एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके उसमें पढ़ाई कर रहा था। डीओ है एक दिनेश शास्त्री, जिनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। तो पहली बार उन्होंने मुझे बताया। और एक अख्तर अलवी पत्रकार है, असरुद्दीन गुमल जी पत्रकार है, उनका साथ रहा है। मेरे ड्राइंग सर हैं, उनका साथ, मेरे स्कूल के सारे टीचर हैं, उनका सबका सपोर्ट रहा है। अलीगढ़ में जाकर क्या क्या सीखने को मिला? अलीगढ़ स्कूल में तो हम जैसे भी थे मतलब कर रहे हैं। मैं बकरियाँ चराता था अक्सर और लकड़ियाँ लाता था पहाड़ों में। अच्छा, ये झीरू वाला जो पहाड़ है पास है, तो जाहिर सी बात है लकड़ी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बकरियाँ चराई हैं बचपन में? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत नॉर्मल है, हर कोई चराता। आप भी चराते? हमारे घर में भैंस चराता था। तो हमारे घर बकरियाँ थी तो मैं खेतों में चलाता था। अच्छा, उस वक्त मुझे मार्वल की मूवीज का बहुत शौक था। अच्छा, मार्वल के जो कैरेक्टर होते हैं, तो मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था। अच्छा, ये जो जुनून था आर्ट का, ये कॉमिक्स से बहुत तेजी से आया मेरे अंदर कि यार ये कैरेक्टर हनुमान मेरा एक सुपर हीरो था। हनुमान को मैं बहुत बनाता था कि डिफरेंट पोज में, कि गदा लेकर वो इस तरह खड़ा है या किसी से लड़ रहा है उस तरीके से। मतलब मैं बहुत बड़ा फैन था हनुमान का। और उस टाइम मैं उनकी कई सारी मूवीज भी देखता था, जो वो जो एनिमेशन टाइप की मूवीज होती है वो सब। बाद में मैं मार्वल की सुपर हीरो उनसे इंट्रोड्यूस हुआ मेरे दोस्तों के थ्रू। तो मैं जो डीवीडी आती थी ना, वो कैसेट लगा के मैं मूवी देखता था। तो उसमें एक पोज का बटन होता है कि आपने प्ले कर लिया, ऑन कर लिया, ऑफ कर लिया। तो मकसद हल्क जो कैरेक्टर था सबसे पहले मैं उससे इंट्रोड्यूस हुआ था। मैंने कॉमिक्स में पढ़ा था और जो स्कूल के जो बैग होते हैं उनमें देखा था। मुझे पता चला कि इनकी मूवीज भी आती, तो मैं लेकर आया। तो मैं बड़े उस टाइम मैं अब्बा अम्मी से बड़ी छुप के पैसे देते थे कि मैं डीवीडी लेकर आ रहा हूँ। कैसेट जो होती कैसेट बोलते, वो चला के मैं पोज करता था, फिर मैं वो बनाता था। वो आज मेरे पास ड्राइंग रखी मेरी उस टाइम की, जो मैं पहले बनाता था कि मैंने मूवी चल रही उसको वहीं रोक दिया, फिर मैं उसको ड्रॉ किया, फिर आगे नेक्स्ट पोजीशन, ऐसे इस तरीके से ये जर्नी मतलब कंटिन्यू चलती रही। सीखने वाली जिसको बोलते हैं लर्निंग वाला ये प्रोसेस। अच्छा, जैसे मेवात के बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, इसे फाइन आर्ट्स बोलते हैं ना, तो फाइन आर्ट्स में अगर आना चाहें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, और वो क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में? ये जो जुनून जो पैशन जो आर्ट का होता है, ये कहते हैं कि ये भाई गॉड गिफ्टेड है। सही बात है, गॉड गिफ्टेड। ये बहुत बचपन से मतलब ये दिख जाता है बच्चों में कि यार इसके अंदर एक आर्ट से एक अलग ही एक लगन है, ये इस चीज़ में काम कर रहा है।
और वो स्कूल में बहुत अलग ही दिखता है उसके। जैसे मैं अपने खुद का एग्जांपल दूँ, मेरा नहीं, सब कई जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका, अगर उनको सही डायरेक्शन दी जाए, सही उसको सही तरीके से बताया जाए कि आप इसमें ये कोर्स कर सकते हैं, आगे इसमें ये फील्ड है, उसको सब्जेक्ट भी दिया जाए कि वो स्कूल टाइम से उस सब्जेक्ट को पढ़े और उसी को ऊपर फोकस करे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी को हिंदी में बहुत अच्छी नॉलेज है, वो हिंदी को चूज करेगा, फिर हिंदी में BA करेगा, MA करेगा, फिर आगे जाकर अपनी लाइन चूज करेगा। ठीक है, ऐसा ही हमारा है सेम। उसको बच्चे को स्कूल में फाइन आर्ट दिया जाए सब्जेक्ट के बेस पर, उसके बाद उसको डिग्री किया जाए जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होती है, फिर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, रिसर्च बेस में होता है वो कर सकता है। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत, आपको पता है ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत तगड़ा क्रेज है आजकल। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत जॉब्स है भाई, हर कंपनी के पास एक ग्राफिक डिजाइनर होता है और अच्छा खासा पे आउट भी मिलता है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर का भी इसमें, जैसे आप BFA कर रहे हैं तो उसमें ग्राफिक डिजाइनर से आप फाइन आर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग तो बहुत बेसिक है कि भाई आपको टीचिंग के लिए वही हर स्टेट का अपना प्रोसेस होता है, स्टेट करो, बेड निकालो, ये सब करो, उसके लिए आप अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आप अपना प्रैक्टिकल थोड़ा साइड में रखो, फिर आपको थोड़ा सा स्टडी लेवल में बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा हैं तो आप ग्राफिक्स करो या फिर किसी गैलरी से अपने पेंटिंग लगाओ, एग्जीबिशन करो और खुद को मतलब एक तरह से एज आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कराओ। अच्छा, मेवात के रिलेटेड भी आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, मैं आपको देख रहा था। तो किन चीज़ों को लेकर आपकी जो पेंटिंग्स होती है उनमें क्या खास बात होती है और किस चीज़ पर मेन फोकस होता है? अगर हम बात करें तो हमारे एरिया में टॉम कितने सारे आपको पता ही होगा, बहुत सारे मकबरे खड़े हैं और ये शुरुआत से ही मतलब मेरे लिए एक वो रहे कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ है। हालांकि हम डरते थे कहते हैं भूतों का घर है, है ना, कि यार ये तो भूतों का घर है, तो इसमें कब्र है। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यार ये भूतों का घर नहीं है, ये वाकई में एक इंसानों का ही घर था कभी का एक कब्र है और ये वाकई में खजाना है, वाकई में खजाना है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इतिहास में, हमारे कल्चर से रिलेटेड हो चाहे वैसे। तो मेरा जो मेन जो फोकस रहा है इन्हीं के ऊपर रहा कि मेवात की धरोहरों को बचाएं। पढ़े लिखे तबके से लोग हैं वो खास करके मेवात की हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं, जो कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोग। आप अगर आम इंसान को समझाना चाहो तो हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है? हाँ देखिए, मेवात हिस्ट्री जो होती है ना वो हर किसी भी सामाजिक, कोई भी चाहे रिलीजियस हो, मतलब किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए हिस्ट्री को बताना बहुत जरूरत है कि भाई हमारा जो इतिहास रहा वो किस टाइप का रहा, हम जो आज कर रहे हैं, जो हमने क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या दिया है और क्या किया। फॉर एग्जांपल कि भाई वही वाला बात फिर से घूम गया कि बाला किला हो गया ये, अगर हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा इतिहास क्या रहा है, हमने क्या किया है, सोसाइटी के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या है, किसी को अपने ज़मीनी उसको जानने के लिए, जड़ों को जानने के लिए इतिहास को बताना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उसको पढ़कर बताओ, चाहे आप उसको एक फिल्मी तरीके से बताओ, चाहे आप एक एज ए पेंटर उसको लिख कर कैनवास पर बना कर दिखाओ ना, चाहे आप गा के बताओ या फिर आप किसी पोइट्री के तरीके से एक पोइम के रूप में बताओ। और देखो ये हर करेक्टर जो भी इतिहासकार हो चाहे फिल्म मेकर हो, वो हमेशा अपने इस मतलब इस हिस्ट्री पे जरूर काम करता है, इंडियन हिस्ट्री चाहे उसकी कल्चर। मेवाती हिस्ट्री में से कोई ऐसा करेक्टर है आपके पास जो आपका फेवरेट हो? देखो वैसे हसन का मेवाती सबका ही फेवरेट है, तो जाहिर सी बात है मैंने इसमें बहुत काम किया। अच्छा हाँ, हसन का मेवाती पर आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी पोस्टर्स और पेंटिंग्स आपकी हमने देखी हैं। तो क्या वजह होती है कि हसन खां को इतना अप्रिशिएट करते हो आप? तो जब हम पढ़ते हैं ना किसी न किसी चीज़ को, वो वापस जाकर हसन का मेवाती पे रुक जाती है। अच्छा कि भाई हमने पढ़ा कि मेवाती कैसे आए, क्या हुआ, जो सारा वो राणा सांगा और हसन का मेवाती, फिर बाबर वाला जो युद्ध होता, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। बेशक उससे पहले भी इतिहास है, लेकिन मेन जो हमारा स्टार्टिंग होता है जिसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो ये वाला एरिया, बाबर वाला। तो हसन का मेवाती का जो करेक्टर था मैं इस तरह से इंट्रोड्यूस है, जैसे मैं कोई टॉम बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि यार मैं इसके बारे में पढ़ूँ, ये है क्या एक बिल्डिंग जो है, तो वो कहीं ना कहीं उनका उनसे कनेक्टेड था, फैमिली से हो कैसे भी हो, वहाँ जाकर वो मिल जाए, फिर हमें पढ़ना पड़ता है कि हाँ इसके बारे में पढ़ो। अच्छा, आपने हिस्ट्री बहुत पढ़ा है, मेवात की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि आपका काम ये होता है। तो मेवात की हिस्ट्री की अगर बात करी जाए 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, थोड़ा सा बैक डेट में जाकर पढ़ा जाए तो उस टाइम में किस तरह के थे? मुझे लग रहा है कि मेवात का जो मेवातियों का जो कल्चर जो रहा है अब जो दिख रहा है ये ऐसा पहले नहीं था। ठीक है, पगड़ी तो अभी बहुत से लोग जो पुराने लोग बांधते हैं, लेकिन ये कुर्ता जो ये लुंगी वाला ये अब रहा है, ये मतलब 18वीं शताब्दी के बाद से के और भी बाद में ही ये चीज़ें आई हैं। उससे पहले तो शायद धोती बांधते थे, क्योंकि हमारा ये सबको पता है और ये कंट्रोवर्शियल ये भी कि भाई हिंदू से हम निकले, सच्चाई है, इसको हम छुपा नहीं सकते, कन्वर्टेड है।
तो जाहिर सी बात है हम चौहानों से हैं, हो सकते हैं, हम राजपूतों वाली कल्चर हमारे अंदर है, मुगलों वाली कल्चर हमारे अंदर है, तो हमारा जो कल्चर जो पहना हुआ वो सिर्फ एक ही उस पर नहीं टिका हुआ था कि हमने बहुत सारी कल्चर को एक साथ लेके चला है। इधर हम राजस्थान से टच में है, जो राजस्थानी कल्चर हमसे मिली हुई है, इधर हम हरियाणवी से उसके मुगल वाली कल्चर मिली हुई, जो पर्शियन हो चाहे ईरान इराक वाली कल्चर हो वो हमसे मिली हुई। तो वो जैसे कि इंडो इस्लामी का सबसे बड़ा एक सेंटर कहते हैं दिल्ली और नॉर्थ इंडिया है, उसमें अपना मेवात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडो इस्लामिक का यही है, जिसमें इंडियन और पर्शियन जो कल्चर है वो मिक्स है। हमारे जो टोम्ब है, आप इनको देख लो, हमारे कल्चर को पढ़ लो, सारा ही इससे रिलेटेड हुआ। तो पहनावा की बात करें तो वही है कि सब मिक्स था सारा, कहना धोती पहनना, कुर्ता पहनना, इस तरीके से वही पगड़ी बांधना। तो अब तक आपकी सबसे महंगी पेंटिंग्स कितने की? बहुत सारी पेंटिंग है जो सेम रेट में बिकी अभी तक। काफ़ी लॉकडाउन से पहले तो मेरी काफ़ी पेंटिंग सेल हुई थी, बहुत ज़्यादा सेल हुई थी। 1-1.5 साल से मेरी पेंटिंगों को काफ़ी रुकावट हुई है, मतलब सेल। मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है। हो सकता है कि मैं शायद इस वक्त शायद ही मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा सा वो भी लिया है, गैप लिया है, मतलब मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लगा था, जबकि प्रैक्टिकल उस वक्त मेरा प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फोकस था। तो मेरी सबसे महंगी पेंटिंग जो थी, जो बिकी है जो एक्चुअल में, वो 25-30 हज़ार की थी इंडिया में। आप वो कभी ऐसा हुआ बाहर का कोई ऑफर आया हो? एक जो पेंटिंग थी वो ब्लू डार्ट के थ्रू हमने भेजी थी, वो जो पेंटिंग है वो हमने अमेरिका में सेंड की थी। कितने की थी? वो थी 140, यानी कि 1800 कुछ डॉलर था उसमें। अच्छा, 1,40,000 रुपए की। अच्छा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट मेरे बात में ये पेंटिंग्स हुई या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड हुआ, लोग ना उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये थोड़ी देर का काम है, ठीक है, लोगों ने काम करा लिए हों, पैसे नहीं दिए हों, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ बिल्कुल। तुमने कितनी उधार पड़ी है? उधार असल में लिखता नहीं, सही बताऊँ कि भाई मैं नोट करूँ, मैं भरोसा वाला जितना मुझसे जो भी कनेक्ट होते हैं वो मेरे भरोसे वाले लोग होते हैं, सारे भरोसे। और अच्छे ओहदे के भी लोग होते हैं कि भाई, क्योंकि जो शौक रखते हैं ना अपने शौक, या ये कहते हैं कि शौक या सब्जेक्ट बोलते हैं, कहते हैं शौक या सब्जेक्ट है, क्या जो अपना आपको मतलब शौक के तौर पर जो आते हैं कि यार चलो अपनी पेंटिंग बनवा लें, अपनी फैमिली के बनवा लें, या अपने घर में कुछ लगा लें। तो अगर मेवात का मैं बात करूँ, सिर्फ मेवात का, तो काफ़ी लाख प्लस होंगे। हाँ शायद। तो आम खर्चा कितना आ जाता है अगर आप इतनी बड़ी पेंटिंग बना रहे हो तो? इसमें कितना खर्चा आ गया होगा आपका? हाँ, इसमें देखो टाइम कई दिन गए, हफ्ते गए। अच्छा, हाँ। टाइम, ये मेरे क्लास वर्क है, इसमें कलर गए, एक्रेलिक बहुत महंगे आते हैं, ट्यूब बहुत महंगी होती है, तो मतलब मटेरियल, आर्ट फील्ड का मटेरियल बहुत महंगा होता है। इसमें तकरीबन 8-9 हज़ार, इस पेंटिंग में 8-9 हज़ार कैनवास लाओ, उसके बाद फ्रेम बनाओ, उसको कसवाओ, कैनवास को कसो। हमें तो ऐसा लगता है भाई एक पर्दा है, इस पे कुछ कलर्स मार रखे हैं तो ये हो गया काम। नहीं, इतना आसान नहीं होता, दिखने में ऐसा आसान है कि पर लोग तभी तो पैसे नहीं देते क्योंकि लोग होते हैं हमारे जैसे, जिनको टैलेंट की कदर नहीं है, जिनको इस चीज की समझ नहीं है। उन्हें लगता है कि यार इसका क्या ही टाइम खर्च होगा, एक दिन में बना दिया होगा, इसके लिए तो ये रोज का काम है, ठीक है। तो वो पैसा देना है, जब आप अब 8,000 इसमें खर्च हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप 12,000 तो मांगोगे ही, क्योंकि आपको अपना टाइम का अगर एक दिन का 1,000 रुपया तो चार्ज करोगे ही, ठीक है। इतना तो आपकी कॉस्ट ही आ रही है इसमें, फिर आप 4 दिन टाइम भी दे रहे हो, तो 12,000 या 15,000 रुपए कोई ज्यादा है नहीं इस पेंटिंग के लिए। बट अब कोई मुझसे बोले कि यार मैं इस पेंटिंग के 15,000 देने पड़ेंगे, तो भाई मेरे लिए तो ये चीज ना इस पर डिपेंड करती है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, कि आपका मन कर रहा है कि भाई मैं रोल्स रॉयस का कार खरीदूं, और आपसे कोई कहे कि यार एक ऐसी कार है आप जो खरीद लोगे, आपको नहीं पता कि भाई रोल्स रॉयस कार है, आपसे कहे भैया 8 करोड़ की कार है, तो आप बोल रहे हैं भाई मैं तो इसका ला दूँ 1 करोड़ भी। हाँ, सही वाला मामला, क्योंकि आप जिनको उसकी काबिलियत को पता है वो खरीद भी रहे हैं। अच्छा, चला भी रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े नेता ने क्या हो कि आपकी पेमेंट? लगभग सभी ने किया। भाई नाम ले दो नाम ले दो ना, इलेक्शन आने वाले हैं आपको। अच्छा, मैं एक नेता का नाम लूंगा जो मेरा बहुत सपोर्ट करता है यार, मैं चाहता हूँ उसका नाम ले रहा, हबीब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, हबीब ने सपोर्ट किया है, मतलब उसने कभी पेमेंट नहीं रखी है? हबीब अच्छा, हबीब हमेशा सपोर्ट करता है, उसने कभी नहीं रखा, बाकी और सभी नेताओं ने? हाँ, लगभग सब ने देखो, डायरेक्ट नेता भी नहीं, कुछ बिचौले भी होते हैं। अच्छा, कई बार नेताओं तक तो बात पहुंचती नहीं है, बीच में ही। हाँ, शायद ऐसा भी होता है। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि बहुत से लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यार जुबेर तेरा तो सिर्फ एक पेंसिल एक पेन जा रहा है यार, तुम तो बैठेगा और ये बना देगा यार, 2 मिनट का काम है तेरा तो यार।
तो सच्चाई तो है कि वो जो 2 मिनट का जो काम होता है ना, उसके पीछे ना 8 साल की मेहनत होती हाँ। है। ये ऐसे है कि जैसे कि किसी डॉक्टर से जाके एमबीबीएस डॉक्टर जो अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करने के बाद एक बड़ी हॉस्पिटल खोल के बैठा, उससे कहे कि यार तुझे तेरे क्या देते कि इंजेक्शन तो लगाएगा, इंजेक्शन तो तुझे मैं ला के दे दूंगा, ऐसे सही बात है। पेन से तुझे मैं ला के दे दूंगा, हाँ, सही। और तुझे कागज तो तुझे मैं ला के दे दूंगा। भाई मेरे से पता है क्या बोलते हैं, यार तुझे क्या जरूरत पड़ता है, तू एक पोस्ट डालनी हमारे डाल देना। अरे भाई की है जो 1.5 लाख फॉलोअर्स मैंने इकट्ठे किए, उनमें मुझे 4 साल लग गए। भाई तुम्हें लग रहा है क्या 24 घंटे के लिए स्टोरी लगानी, पोस्ट लगानी? भाई तुम मेरा देखो ना, कि मेरा तो अब ये रोजी रोटी हो गया, मेरा तो मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ, तो मैं इससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा ना। आप लेकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, हाँ भाई वो पढ़ा, उन्होंने डिग्री कंप्लीट की अपने कई साल अपने एजुकेशन, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि यार अब अर्निंग करें, तो वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा घरों में भी जाते हैं, अपने घर ही पढ़ाते हैं। हाँ। उसका बहुत कम चार्ज देते हैं, 100 500 1000 2000 अपने हिसाब से। 1 घंटा जा रहा है, पढ़ा ले यार, तो चलो क्या तो 1 घंटा मत पढ़ा भाई, तू मेरे घर आ जा, मेरे बच्चों को 10 मिनट पढ़ा ले। सही बात। तो इसका मतलब ये है कि आप उसको मतलब एक तो डिमोटिव तो कर रहे हो, लेकिन हाँ। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली ये हर फील्ड में लागू होती है। हाँ। किसी भी काम में, एक मजदूर हो, आप मजदूर से कहो कि भाई तू बेलदार कर रहा है, एक परात उठा के दे दे, सब पे क्या हाँ, जवाब सही देगा? बात। तो जब तू जाया रास्ते में इसको लपका दे, हाँ, तो सही उसका रोजगार है। हाँ। आप हम सवाल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ है मेवात में कि पता है, एक तो पैसे के लेन देन में ना हमारी जो कौम है, भाई ट्रोल मत करना, बाकी सच्चाई में बोल रहा हूँ ठीक है, हमारी कौम में ये चीज़ थोड़ी सी है कि लेन देन में थोड़ा ना मामला गड़बड़ा जाते हैं इन लोगों के। मुझे लगता है कि मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो मेरी फील्ड की ना बहुत कम लोग नॉलेज है नहीं, हाँ है ना, और फिर वो अपने मन की मर्जी से हाँ। मतलब बातें करते हैं। हाँ। जैसे कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि भाई जुबेर तू ये कर ले, कि भाई जुबेर तू वो कर ले, है ना, लेकिन भाई वो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यार मैं अपने फील्ड में घुसा हुआ हूँ कि भाई मैं कहाँ डिमोटिव होऊंगा, मुझे हाँ। ये पता है कि मेरी सक्सेस कहाँ है। मुझे बस इतना जरूर पता है कि यार मुझे वक्त लग रहा है, वक्त लगेगा, हाँ। लेकिन मुझे सब कुछ पता है कि यार मुझे कैसे चलना है। देखो, अगर आप 18 साल तक या 20 साल तक किसी बच्चे को गाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसे जरूरत है गाइडेंस की, ठीक है। अगर बंदा उसी फील्ड में 8 साल लगा दिए हैं, 10 साल लगा दिए हैं, तो उसे पता है कि एग्जैक्ट उसे करना क्या है, उसे कैसे करना है। क्योंकि अगर उसे ऐसा लगता कि उसमें कुछ है नहीं, तो वो 3 साल में उस चीज को छोड़ चुका होता, जो कितने भी एफर्ट डालकर। अब उसे कुछ दिख रहा है, हाँ। तभी तो वो कर रहा है, क्योंकि भाई इतनी समझ तो हर एक आदमी में है कि मैं इसमें 5 साल या 8 साल खर्च कर चुका हूँ कि अब नहीं होता, अब कर ले। भाई मेरी तो जिंदगी चलेगी अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी कमरे में बैठ के मैं सिर्फ पेंटिंग करूँ और मुझे सब कुछ भी ना मिले और मैं अपने लिए करूँ, तो मैं हमेशा अपने लिए काम करता हूँ, मैं कर लूँगा। तो हम करते ही वैसे भाई, मैं कर लूँगा, मुझे पैसे मिले ना मिले, अगर मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ तो मैं कमरे में बंद रहकर काम कर लूँगा। मैं अभी भी ऐसे ही करता हूँ। और रही बात सोशल मीडिया, कभी कभी दिल करता है, बहुत से लोग आते हैं कहते हैं यूट्यूब पे होना चाहिए। मुझे पता है मेरा यूट्यूब पे जाना कोई ये वो था नहीं कि भाई मैं डांस करके दिखा दूँ कि भाई मैंने एक डांस किया और मेरे व्यूवर्स बढ़ गए। मुझे टीम चाहिए पूरी बड़ी, मेरे कैनवास ले जाना, कैमरा सेंड करना, ये तो नहीं कि भाई मैं एकदम ही तो मेरा मन करता है भाई मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर काम करूँ, उसके लिए मुझे भाई टीम चाहिए। हाँ सही बात, क्योंकि मेरा काम ही है साहब, क्योंकि आप इसमें टाइम दोगे तभी तो कुछ प्रोडक्टिव निकाल पाओगे। अब उसी में आपको ये भी बनाना है, देन आप घर पर जाकर एडिटिंग भी कर रहे हो, कैमरा भी सेट कर रहे हो, फिर उसकी रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हो बार बार, तो इसमें प्रोडक्टिविटी कहाँ चली गई? तो बहुत लोग आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे ना। बहुत लोग आते हैं मुझे हर तरीके से कह के जाते हैं कि भाई इधर पैसा जुबेर तू गलत कर रहा है, इधर ज़्यादा पैसा है तू गलत कर रहा है। एक बार बताऊँ एक चीज़ और, अगर मैं पैसे के पीछे भागता ना तो मैं बहुत पहले बहुत पैसे कमा लेता। मेरे अंदर हमेशा ये रहा कि यार कुछ करना है तो अच्छा ही करना, मतलब पॉजिटिव रहकर, बेशक सक्सेस टाइम से मिले, बहुत देर मिले, लेकिन ईमानदार रहना अपने खुद के लिए, अपने अपने काम के लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई पेंटिंग्स पर कोई कंट्रोवर्सी हुई हो? हसन का मेवाती की पेंटिंग सब पे कंट्रोवर्सी होती है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग कहते हैं कि तो हवा में गोले मार रहा है, कोई कहते हैं कि हसन का मेवाती का फेस ऐसे ऐसा है ही नहीं, कोई कहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल पिक है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ और मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, मेवात में किसी भी कोई भी चाहे कोई भी हो, मैं किसी के मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक बात कह रहा हूँ जो फैक्ट पे जो बात है ना, क्योंकि भाई किसी के पास मेवा हसन का मेवाती एक्चुअल पिक है नहीं, या कोई कितना ही दावा कर ले वो कि भाई मैंने, अगर उसके पास है तो वो उस चीज़ को साबित करके दिखा,
कि भाई ये एक्चुअल पिक। आप कौन सी बुक प्रीफर करना चाहोगे जो मेवात की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने में हेल्प कर सके? अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है, मेवात की जो बुक की अगर हम आप बात कर रहे हैं तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि सिद्दीक साहब की बहुत सारी किताबें हैं, मोहम्मद मोरवाल साहब ने भी एक किताब लिखी है, डॉक्टर एजाज साहब ने बुक की भी बहुत सारी किताबें हैं, मेवात, हिस्ट्री ऑफ मेवात, इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं। सिद्दीक साहब को मान सकते हैं ऑथेंटिक? हाँ, मतलब ठीक है, मान सकते हैं। मतलब देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ, कोई भी राइटर हो, आपने किसी भी राइटर से, किसी फिल्म मेकर से, किसी भी आर्टिस्ट से ना आपने 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हाँ, एग्जैक्टली। आप ये नहीं हो सकते भाई ये तो सही है, सही है, ठीक है ना, चाहे वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे वो कितना ही बड़ा राइटर हो, तो कहीं ना कहीं कहते हैं लियोनार्डो दा विंची की जो बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स है, जिनमें उन्होंने मेडिकल साइंस से जो एनाटॉमी भी जो स्केच बनाए हैं, आज के मेडिकल साइंस तो उसको भी कहती कि भाई ये सही नहीं है, मतलब उसके एनाटॉमी मतलब वो उससे बनाया वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से बनाया हो उसमें गलत तो उसके पास कैमरा तो नहीं था उस जमाने में, वो जो बना रहा था तो वो तो अपनी एक्चुअल देख के बना रहा था, तो यार वो गलती निकालने के लिए तो भाई बहुत सारे निकाल देंगे, लेकिन आपको जो चाहिए तो मिल जाएगा। अच्छा, तो पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। मैंने कहा ये ऐसा है कि भाई आपको जो आपको चाहिए वो आप अच्छी चीजें गहन कर लो, जो आपको लग रहा है कि यार ये सही नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक वाला सबकी किताब नहीं होता, आप किसी भी किताब उठा लो, तो हमेशा ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं ये सही है, पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए मेवात की इतिहास पे। अच्छा, मेवात के रिगार्डिंग आपको अब तक की सबसे फेवरेट बुक कौन सी लगी? मैंने सच बताऊं तो मैंने कान से एक बुक पढ़ी थी, उसको तो मैंने भाई कई बार पढ़ा, मैंने उसको 3-4 बार पढ़ा। वे तो भगवान दास मोरवाल की है ना? और उसमें उसकी जो वो किताब थी वो मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा, मैंने उसको कई बार पढ़ा। यार भगवान दास मेरे भी फेवरेट हैं। अगर मैं मेवाती लिटरेचर की बात करूं तो मुझे उनकी बाबल तेरे देश में फेवरेट लगती है। ठीक है, मेरा दिल करता है पढ़ने का, आपने कहा था कि पढ़ना। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें वुमेन्स के ऊपर लिखा है उन्होंने, द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन मेवात, इस टॉपिक पर उन्होंने। अच्छा, भगवान दास मोरवाल जो कांस बुक है, इसे थोड़ी सी बात करें तो इसका जो लो था वो महिला औरतों के ऊपर कि भाई उनकी ज़मीनों का जो हिस्सा वाला होता कि भाई वो अगर उसके फैमिली में कोई मर्द ना हो, वो उसका इंतकाल हो जाए तो सारी ज़मीन उसके भाई या फैमिली चाचा में चले, बल्कि जबकि उनकी औरत या उसकी बेटी के पास नहीं जाती। वो वाला जो मामला था वो बड़े बहुत मतलब खतरनाक मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता, सच बता। अच्छा। और मैंने बहुत लोगों से इस चीज़ पे डिस्कशन किया था कि ऐसा होता है। काफ़ी लोगों ने कहा हाँ, काफ़ी लोगों ने कहा पहले होता था अब नहीं होता है। लेकिन नहीं, मोरवाल जी की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है, अगर उसने कहीं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है ना तो उसके साथ उसने रेफरेंस ऐड किया है। सही बात, देखा होगा ये चीज़ आपने? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन सही बात, अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो सही बात है यार। उसने मैंने जो बुक पढ़ी थी ना वो मेरे पास, ठीक है, अब उस बुक को आप नहीं मान रहे हो एक अलग बात है, बट वो कभी ना कभी हमारे मुआशरे में वो बुक्स रही हैं, ठीक है, हम लोगों ने वो बुक्स पढ़ी हैं। अब उन बुक्स को चलो अब कुछ जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो नहीं मानते हो, उन्होंने खारिज कर दिया हो, बट किसी ज़माने में तो वो चीज़ें चली थी, उन्होंने ऐसे हवा में गोला नहीं मारा। एक चीज़ और है, अगर मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर मेवात की हिस्ट्री के बारे में और अच्छा बेहतर पढ़ना है तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि एक किताब है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुगल, है ना, उसके बाद फिर पर्शियन है और इंडियन, आप इसको पढ़ो। और इसका राइटर आउट ऑफ कंट्री का है। देखो, आपको ना कोई भी किताब मेवात के अलावा कोई भी ऐसी किताब आपको एकदम ये नहीं मिलेगी कि भाई वो राजस्थान का मेवाती या किसी भी मेवात के जो लीडर हैं उसको भाई वो मतलब पूरी तरीके से भाई डिस्क्राइब कर डाले, है ना, ऐसा तो कहीं मिलेगा नहीं। भाई आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत सारी किताब उसमें से निकाल के फिर आपको खुद को एक अपना ही एक ओपनिंग रखना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे पेंटिंग बनवानी है तो मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ आपसे? फ़ोन से? नहीं, मेरे पास तो नंबर है, सामने वाले के पास नंबर थोड़ी ना। मैं मजाक कर रहा हूँ। नंबर मैसेज कर सकता है, फेसबुक पर लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, वहाँ से फॉलो कॉल कर सकते हैं या कनेक्ट जैसे भी। बाकी तो फिरोज झिरका में कभी मिल सकते हैं, मैं झिरका में रहता हूँ। और ऐसी ही मेवात की प्रतिभाओं को खोजने का काम हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं
कि आपको जुबैर भाई की पर्सनैलिटी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, इनके काम के बारे में जानकर अच्छा लगा हुआ होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं कि हमें क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है, और अगर किसी को कोई और हेल्प चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बात जुबैर भाई तक पहुंचा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।